Unmute your voice. The biggest festival of democracy, elections. क्या कभी आपने सोचा है why do election matters? So अगर हम बात करें बच्चा पार्टी, सो डेमोक्रेसी हमने जो पढ़ा था उसका मतलब क्या होता है, जिसमें रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय द सिटीजन्स. सो रूलर्स को कौन इलेक्ट कर रहा है? हम सिटीजन्स जो है मैम वो रूलर्स को इलेक्ट करते हैं. और इलेक्ट कैसे करेंगे? इलेक्ट करेंगे इलेक्शंस के थ्रू. सो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे. इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट करके क्या करेंगे बच्चा? हम अपना वोट कास्ट करेंगे, हम अपना वोट देंगे. और वोट देने के बाद जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो क्या बनेंगे? वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स जीत कर आते हैं वो क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं. और डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन जो है वो आपके रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर होते रहने चाहिए, ताकि हम लोग जो है अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सके. क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना किसी को हमने इलेक्ट कर दिया तो हमेशा हम उसको फॉरएवर रहने देंगे. अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया तो हमारे पास चांस होता है नेक्स्ट टाइम में हम उसको वोट नहीं देंगे. और किसी ने अगर हमारे लिए अच्छे से काम किया तो अगली बार हम उसको ही जिताएंगे. सो बच्चा पार्टी, डेमोक्रेसी में हमारे इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शंस के थ्रू हम लोग अपना वोट कास्ट करते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. और वही रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर क्या बनते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी कि आपके रेगुलर इलेक्शन जो है वो आपके होने चाहिए. So why do election matters? So election are one of the most important part of democracy, क्योंकि इसी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं. So they help people choose their representative. हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे हमारे बिहाफ पर जाके, राइट? सो रेगुलर एंड पीरियोडिक इलेक्शन जो है, देखो हम किसी को फॉरएवर तो नहीं बना सकते ना सरकार. अगर हमें लगा किसी ने अच्छे से काम नहीं किया तो हम नेक्स्ट टर्म में जो है उसे क्या करेंगे? अपना मैंडेट नहीं देंगे, अपना अप्रूवल जो है वो नहीं देंगे बच्चा. सो रेगुलर एंड पीरियोडिक इलेक्शन जो है गिव पीपल अ चांस कि हम अपनी गवर्नमेंट को अगेन एंड अगेन जो है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर चूज कर सके. अगर किसी ने अच्छे से काम किया होगा तो हम उसको क्या करेंगे बच्चा पार्टी? हम उसको वोट देंगे दोबारा. और अच्छे से काम नहीं किया होगा तो हम उसको वोट नहीं देंगे, राइट? सो इसीलिए हमारे लिए इलेक्शंस मैटर करते हैं. अब बचा डायरेक्ट इलेक्शंस. सो डायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं? जिसमें आपके पीपल डायरेक्टली वोट करते हैं. हम सिटीजन्स क्या करते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस में? सो हम सिटीजन्स जो हैं डायरेक्ट इलेक्शन में क्या करते हैं? हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. सो हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली चुन रहे हैं. सो डायरेक्ट इलेक्शन में क्या है? पीपल डायरेक्टली वोट करते हैं. सो किस किस के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं? आपके सेंट्रल लेवल पर लोकसभा के लिए आपके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं. अगर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट की जो लॉ मेकिंग बॉडी है, विधानसभा के लिए आपके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. और आपकी जो लोकल बॉडीज है, जैसे कि आपका पंचायत हो गया, राइट, आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गए, सो इनके लिए भी पीपल जो है डायरेक्टली वोट करते हैं. सो डायरेक्ट इलेक्शन में क्या है? पीपल जो है डायरेक्टली वोट करें, डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं. सो अगर हम लोग देखें सो डायरेक्ट इलेक्शन, सो इन डायरेक्ट इलेक्शन पीपल क्या कर रहे हैं मैम? डायरेक्टली जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए बच्चा वोट करे, अपने प्रतिनिधि को, अपने लीडर को डायरेक्टली जो है ये चुन रहे. सो इन इंडिया में द फॉलोइंग आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट जो इलेक्शंस के थ्रू एवरी 5 years में. किस किस के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं आपके?
सो बच्चा लोकसभा, तो सेंट्रल लेवल पर लोकसभा के लिए आपके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो विधानसभा जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए आपके जो है डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। एंड लोकल बॉडीज जैसे कि पंचायत हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, इन सब के लिए हम सिटीजन्स क्या करते हैं, डायरेक्टली वोट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं बच्चा। उसी के बाद आता है हमारे इनडायरेक्ट। तो अगर हम इस इमेज को देखते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस को समझते हैं, तो देखिए लोकसभा सेंट्रल लेवल पर, सो लोकसभा के लिए हम लोग डायरेक्टली वोट कर रहे हैं, सो पीपल डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है आपके स्टेट लेवल पर, वहां पर भी हम क्या करें, डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। एंड लोकल बॉडीज जो हो गई आपकी पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनके लिए भी हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं। सो पीपल डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू लोकल बॉडीज। इसी के बाद आते हैं हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शन। सो इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है ना, डायरेक्ट में क्या हुआ, हमने डायरेक्टली इलेक्ट किया अपने रिप्रेजेंटेटिव को, है ना। सो हमने वोट दिया हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, वो सीधा जाएंगे और आपके जो है अगर हम बात करें लोकसभा का पार्ट बनेंगे। अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस में क्या होता है, हम सिटीजन्स ने क्या किया था, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना था। सो हम सिटीजन्स ने अपना वोट दिया था रिप्रेजेंटेटिव को, हमने एक रिप्रेजेंटेटिव जो है चुना था। ये रिप्रेजेंटेटिव जो है, अब हम डायरेक्ट नहीं है, अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये हमारे बिहाफ पर वोट करेंगे। हमने इनको चुन लिया, हम डायरेक्ट वोट नहीं कर रहे, राइट, हमने इनको इलेक्ट किया और यही हमारे बिहाफ पर जो है रिप्रेजेंटेटिव वोट करेंगे। अब अगर हम बात करें इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जो है, अगर आपसे कोई पूछे बच्चा कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आप किस किस को इलेक्ट करते हो, किस किस को इलेक्ट किया जाता है, सो अगर हम बात करें हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एंड राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, इनको हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू वोट करते हैं। हमने देखा डायरेक्ट इलेक्शन जिसमें हम लोग डायरेक्टली वोट करें, डायरेक्टली वोट किस किस के लिए कर रहे थे, लोकसभा के लिए कर रहे थे, विधानसभा के लिए कर रहे थे, लोकल बॉडीज के लिए कर रहे थे। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, हम सिटीजन्स ने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुना था, हम डायरेक्टली वोट नहीं करे, हम सिटीजन ने जिस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है वो हमारे बिहाफ पर बच्चा वोट करेंगे। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे बिहाफ पर क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। अब किस किस के लिए वोट किया जा रहा है, प्रेसिडेंट के लिए वोट किया जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो वोट कर रहे हैं और राज्यसभा के मेंबर्स के लिए बच्चा वोट कर रहे हैं। सो अगर हम देखें इनडायरेक्ट इलेक्शंस की अगर हम बात करें, सो इनडायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसको आपने चुना था बच्चा, वो जो है चूज करेंगे द रिप्रेजेंटेटिव्स को। अब किस किस को इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, सो मैम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किया जाता है, देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किया जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किया जाता है एंड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, इनको हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है बच्चा इलेक्ट करते हैं। सो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जो है इलेक्ट होते हैं। अच्छा, ग्रेड 8 में, क्लास 8 में आपने देखा था आपकी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी दी गई थी जिसमें आपको इलेक्शंस के बारे में थोड़ा सा समझाया गया था। अब उसमें आपके क्लास इलेक्शंस की बात हुई थी, थोड़ा सा उसको देखते हैं, है ना। सो इन ग्रेड 8 आपने देखा था एक गुरमत जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। अब देखो क्या हुआ था, पहले स्टोरी लाइन को समझे। सो बेसिकली 3 स्टूडेंट्स थे, इस समरी को देखते हैं। 3 स्टूडेंट्स थे, एक अहमद था, एक गुरमत था और एक रवि था। सो उन्होंने क्या हुआ कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शंस हो रहे थे। जब क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन हो रहे तो ये तीनों स्टूडेंट्स जो है आगे बढ़ के खड़े होते कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्या होता है ना कि कैंपेनिंग होती है, तो वहां भी हो रही थी, उन्होंने अपना अपना ओपिनियन बताया, मैं ये करूंगा क्लास के लिए, मैं ऐसे हेल्प करूंगा बच्चों की, तो सबने अपना ओपिनियन दिया।
सो दे शेयर देयर आइडियाज विद द क्लासमेट। अब आपके साथ आइडिया शेयर किया गया क्लास। अब आप क्या करोगे, जो मिस उषा हैं जो उनकी क्लास टीचर थी, उन्होंने इलेक्शन जो है कंडक्ट कराया, ठीक है, ताकि फेयरली इलेक्शन हो। तो सीक्रेट बैलेट वोट्स जो है हुए, तो आप सभी स्टूडेंट्स ने क्या किया, वोट किया। तो आपने क्लास 8 की उस अपनी क्लास के इन तीनों बच्चों के लिए वोट किया। अब जिसको जो वोट जो है, जिसको जो अच्छा लगता है, किसी को अहमद के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे लगे कि अच्छा अहमद हमारे लिए आइडियाज इस अहमद के अच्छे, किसी के गुरमत के साथ जो है व्यूज मिले, किसी के रवि के साथ व्यूज मिले। सो ऑल स्टूडेंट्स ने वोट किया। अब जब वोट की काउंटिंग हुई तो पता चला कि गुरमत जो है वो आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। सो अब रिप्रेजेंटेटिव कौन बन गए थे उस टाइम पे, गुरमत। तो ये तो आपकी क्लास 8 में हुआ था। अगर आपकी क्लास 8 में कोई रिप्रेजेंटेटिव बन गया तो आप उसको क्लास 9th में भी कंटिन्यू करोगे, क्लास 10th में भी कंटिन्यू करोगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। हम उसको फॉरएवर तो नहीं रख सकते हैं ना। देखो, तो हमारे भी गवर्नमेंट के केस में भी ऐसा होता है। हम ऐसा थोड़ी कि एक बार हमने सरकार बना दी तो वो सरकार बच्चा हमेशा चलती रहेगी। तो ये आइडिया वही बताता है कि ऐसा नहीं है कि क्लास 8 में हमने गुरमत को क्लास रिप्रेजेंटेटिव, क्या हम किसी और को मौका नहीं देंगे? बिल्कुल देना चाहिए ना हमें। सो बच्चा 3 स्टूडेंट्स थे, अहमद, गुरमत एंड रवि, जिन्होंने अपने इलेक्शन कंटेस्ट के किसके लिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए। दे शेयर देयर आइडियाज विद द क्लासमेट। उषा, जो मिस उषा थी, उन्होंने क्या किया, फेयर इलेक्शंस करवाए। सो सभी स्टूडेंट्स ने वोट किया एंड द वोट्स वर काउंटेड इन फ्रंट ऑफ द क्लास। क्लास के आगे वोट काउंट हुए और पता चला कि गुरमत जो है उन्हें हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं। इसका मतलब है वो एक आपके न्यू क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, है ना। सो अगर आप लोग देखोगे बच्चा, सो इस केस में अगर आप देखेंगे इन ग्रेड 8 आपने देखा गुरमत वॉज इलेक्टेड एज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। इन ग्रेड 9 क्या वो कैन नॉट कंटिन्यू, ऑटोमेटिकली तो कंटिन्यू नहीं कर सकते ना, नेक्स्ट क्लास आ चुकी है कि नहीं, अब न्यू इलेक्शन होंगे, है ना। अब न्यू इलेक्शन, नई क्लास है, न्यू इलेक्शन होंगे, स्टूडेंट्स दोबारा से अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरमत एक बार बन गए तो वो फॉरएवर थोड़ी जा सकते हैं, है ना। सो एक न्यू इलेक्शन इज नीडेड। अब नई क्लास है, नए इलेक्शन होंगे और आपको एक न्यू रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मिलेगा। और अगर गुरमत ने अच्छा काम किया होगा, गुरमत दोबारा से इलेक्शंस में खड़े होना चाहते हैं तो वो खड़े हो सकते हैं। आपको लगेगा कि क्लास 8 में गुरमत बहुत सपोर्टेड थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया था, तो आप उनको दोबारा वोट कर सकते हो। लेकिन दोबारा से इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। सो सेम रूल अप्लाई होता है हमारी गवर्नमेंट पे बच्चा। सो एक गवर्नमेंट फॉरएवर तो कंटिन्यू नहीं कर सकती ना, एक बार सरकार बना दी ये हमेशा चलेगी। सो अ गवर्नमेंट कैन नॉट कंटिन्यू फॉरएवर आफ्टर इट्स टर्म एंड। जब उसका टर्म एंड हो जाता है सो वो हमेशा के लिए कंटिन्यू। जब क्लास 8 खत्म हो गई सो गुरमत अब कंटिन्यू नहीं करे, दोबारा से इलेक्शन होंगे। सो गवर्नमेंट जो है जब उसका टर्म जो है, टाइम पीरियड जो एंड हो जाता है, तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकती है फॉरएवर। इट मस्ट फेस, उसे दोबारा से इलेक्शंस जो है वो फेस करने पड़ेंगे। और उसको जो है, अगर उसको पीपल का मैंडेट मिलता है, मैंडेट का मतलब है लोगों का अप्रूवल मिलता है थ्रू द इलेक्शंस, कि लोगों ने कहा कि ठीक है इस सरकार ने काम अच्छा किया था, हम इसको दोबारा से वोट देंगे, तो ठीक है। लेकिन अगर क्या पता उस सरकार ने अच्छा काम नहीं किया तो हम उसको वोट नहीं देंगे। तो ये किसकी चॉइस है, हमारी। हमारा मैंडेट, हमारा अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे सिटीजन्स जो है अपने किसको इलेक्ट कर रहे हैं, अपने रूलर को इलेक्ट कर रहे हैं। सो इट मस्ट फेस इलेक्शन। जैसे ही उसका टर्म एंड हुआ बच्चा, उसे क्या फेस करने पड़ेंगे, उसे इलेक्शन जो है फेस करने पड़ेंगे और उसको पीपल का सपोर्ट जो है दोबारा से जीतना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो सरकार बना पाएंगे। सो बच्चा जी, द सेम रूल अप्लाइज टू द गवर्नमेंट। जैसे गुरमत का जो है उन्हें दोबारा से क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो है इलेक्शंस के लिए खड़े होना पड़ेगा। अगर वो
मतलब अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट में भी होता है। अ गवर्नमेंट कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, वो हमेशा कंटिन्यू नहीं कर सकती है हमेशा के लिए। जब उसका टाइम पीरियड एंड हो जाता है सो इट मस्ट, जैसे उसका टाइम पीरियड खत्म होगा सो उन्हें क्या फेस करने पड़ेंगे, इलेक्शंस जो है दोबारा फेस करने पड़ेंगे एंड गेट द पीपल सपोर्ट, पीपल का सपोर्ट लेना पड़ेगा, पीपल्स का अप्रूवल, मैंडेट जो है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। If only one political party contests the election, people don't have real choice. अगर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी तो क्या आपके पास रियल चॉइस होगी? क्या वो आप बोल सकते हो कि फेयर इलेक्शन है? नहीं ना, हमारे पास मल्टीपल, तो वो तो आपके डिक्टेटर बन जाएगी। सो हमारे पास मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। अगर पार्टीज मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, फिर आप इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है फेयर इलेक्शंस के लिए। सो इफ ओनली one political party contests the election, people don't have a real choice. डेमोक्रेसी कब काम करती है? डेमोक्रेसी वर्क्स ओनली व्हेन पीपल कैन चूज फ्रीली फ्रॉम डिफरेंट कैंडिडेट्स और पार्टीज के बीच में। कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो सकता है, मल्टीपल पार्टी, तो लोगों के पास जब चॉइसेस होंगी, रियल ऑप्शंस होंगे, तभी वो डेमोक्रेटिक होगा। एक फेयर चॉइस होना लोगों के पास बचा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ सो मैंडेट क्या होता है? मैंडेट को एक बार देख लेते हैं। द पीपल्स अप्रूवल गिवन टू अ गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। हम कैसे देते हैं? इलेक्शंस के थ्रू जो है ये अप्रूवल देते हैं। सो मैंडेट क्या है? हम लोगों का अप्रूवल है कि भाई ये सरकार ने अच्छा काम किया। अगर हमने उसको वोट दिया तो मतलब वो हमारा अप्रूवल है उस सरकार के लिए कि वो अगले नेक्स्ट 5 टर्म्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए हमारे साथ काम करेगी। नॉट टर्म्स, 5 ईयर्स के लिए हमारे साथ काम करेगी। सो द पीपल्स अप्रूवल गिवन टू आवर गवर्नमेंट। और हम कैसे अप्रूवल देते हैं? हमारी पावर कहाँ है? हमारी पावर इलेक्शंस में। ये जो वोट हम दे रहे हैं बच्चा, यही हमारी पावर है। सो यही रियल पावर है। सो व्हाई डू इलेक्शन मैटर्स? अब हमने क्या देखा? इन अ डेमोक्रेसी मैम रेगुलर इलेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं, राइट? सो अगर हम बात करें सो इन अ डेमोक्रेसी हमने क्या सीखा? रेगुलर इलेक्शंस आर नेसेसरी सो दैट पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को अगेन एंड होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर देयर, ताकि वो अच्छे से हमारे लिए काम कर सके। जो अच्छे से काम करेगा वो अगली बार आएगा, जो अच्छे से काम नहीं करेगा हम नेक्स्ट टाइम, ये पावर किसके पास है? हमारे पास है, हम उसको वोट नहीं देंगे बच्चा पार्टी, हम उसको वोट बिल्कुल भी नहीं देंगे। सो व्हाई रेगुलर इलेक्शन आर नेसेसरी इन डेमोक्रेसी? हम क्यों जरूरी है? क्योंकि पीपल चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को। कैसे चूज किया मैम? वोट डालकर चूज किया। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये क्या करेंगे? ये रिप्रेजेंटेटिव मैम हमारे लिए काम करेंगे। सो रिप्रेजेंटेटिव वर्क फॉर द पीपल बच्चा पार्टी। अब क्या है हमारा काम? क्या है कि हम इवैल्यूएट इलेक्शंस में बेटा अपना वोट कास्ट कर, आप तो वैसे भी बहुत स्मार्ट जनरेशन हो, सो अपना वोट कास्ट करने से पहले आप देखोगे कि भाई जिस कैंडिडेट को हम वोट दे रहे हैं, चाहे किसी पार्टी को दे रहे हैं या कैंडिडेट को, क्या उन्होंने हमारे लिए जो काम किया है वो अच्छा काम किया। अगर किसी ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया तो आप उसको दोबारा वोट करो, और अगर किसी ने नहीं किया है तो आपके पास चॉइस है, आप किसी और को अपना कीमती वोट दे सकते हैं। आपका वोट बहुत प्रीशियस है। सो बच्चा पार्टी हम इवैल्यूएट करेंगे उनका वर्क कि जो उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिसेस किए थे क्या उन्होंने वो कंप्लीट किए, क्योंकि आपको पता है कैंपेनिंग टाइम में हमारे साथ बड़े सारे प्रॉमिसेस किए जाते हैं। सो हम उनके वर्क को इवैल्यूएट करेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि भाई वो इलेक्शंस में हम उन्हें दोबारा वोट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हमारे लिए अच्छा काम नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, और किया है तो हम दोबारा वोट करेंगे, ताकि हम एक अकाउंटेबल बेटर गवर्नमेंट जो है अपने लिए बना सकें, राइट? तो इसीलिए इलेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है। सो व्हाट इज एन इलेक्शन?
हमसे डिफाइन करने को पूछा जाए कि इलेक्शन क्या होता है, सो एक इलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम राइट टू वोट, अपना वोट जो है वो दे रहे हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये हमारी ड्यूटी है और हमें इसे फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक इलेक्शन जो है एक प्रोसेस होता है बच्चा, through which we exercise, हम क्या करते हैं, the right to vote and fulfill our responsibility as a citizen। as a citizen जो है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, ये हमारी ड्यूटी है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इलेक्शन में अपना वोट सोच समझ कर बच्चा दे। इसी के साथ एक वर्ड है, एक टर्म है, वेरी ब्यूटीफुल टर्म, सिफोलॉजी। सो सिफोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे न्यूमिस्मैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, है ना, वैसे ही सिफोलॉजी। अब देखो इस बार बुक बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, जिसमें न्यू न्यू वर्ड्स आप सीखोगे। तो सिफोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड वोटिंग। वोटिंग किस तरीके से होती है, कैसे वोट काउंट होता है, उन सभी इलेक्शंस हो कैसे है, सारी चीज़ों को पढ़ना जो है उसे हम सिफोलॉजी बोलते हैं, जिसमें आप इलेक्शन से रिलेटेड स्टडी करते हैं। अब इसे सिफोलॉजी क्यों बोला गया, ये वर्ड कहाँ से आया बच्चा, ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो एंशिएंट ग्रीक में क्या होता था ना, तो सिफोस का मतलब होता है पेबल। आपने देखा ना छोटे छोटे स्टोन्स हमारे होते हैं, सो पेबल्स के थ्रू वोट दिया जाता था। सो क्या होता था, मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, अगर आप देखोगे सो ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स को बच्चा यूज किया जाता था अपना कीमती वोट देने के लिए। तो ये स्टोन्स को जो है डाल रहे, सो आप देखोगे हमारी जो एंशिएंट ग्रीक है, पेबल्स को यूज किया जाता था अपना वोट कास्ट करने के लिए। सो सिफोलॉजी, सिफोलॉजी का मतलब होता है इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस एंड वोटिंग, राइट। सो ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, ये वर्ड जो है सिफोलॉजी से लिया गया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। सिफोस का मतलब होता है बच्चा पेबल, एंड लॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी। सो इन एंशिएंट ग्रीस पीपल क्या यूज कर रहे हैं, पेबल्स को यूज कर रहे हैं, क्या करने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए ड्यूरिंग द इलेक्शन। सो ड्यूरिंग द इलेक्शन अपना वोट कास्ट करने के लिए वो पेबल्स को यूज करते थे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस को क्या बोला जाता है, तो सिफोलॉजी। सो सिफोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस, वोटिंग बिहेवियर एंड इलेक्शन रिजल्ट। सो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को स्टडी करना इज सिफोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टर्म बच्चा पार्टी। सो ये आप सिफोलॉजी एंशिएंट ग्रीस में देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से पेबल को यूज करके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सो इनसाइड इंडिया का इलेक्शन मशीनरी अगर हम लोग देखते हैं, देखिए बेटा, डेमोक्रेसी में ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन हो रहे हैं कि भाई इलेक्शंस हो रहे हैं तो डेमोक्रेटिक है, हम अपने रूलर को इलेक्ट करें। भाई इलेक्शन हो, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरीके का करप्शन उसमें नहीं होना चाहिए, मनी का यूज़ नहीं होना चाहिए, मसल पावर्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की डर्टी ट्रिक्स जो है यूज़ नहीं करनी है। सो फ्री एंड फेयर, लोगों के पास फेयर चॉइसेस होनी चाहिए। सिर्फ एक ही कैंडिडेट, अगर आप देखोगे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, सो आपके पास कहाँ से फेयर चॉइस है। सो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो आपके पास फेयर चॉइस होगी, है ना। सो डेमोक्रेसी रिक्वायर्स फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, सो दैट पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑनेस्टली। पर आपने देखा है कैंपेनिंग के टाइम पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। देखो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है बेटा, आपको पता है पॉपुलेशन वाइज तो अब हम नंबर 1 है। सो कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया बहुत बड़ा एक टास्क है, बहुत बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, थाउजेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां हमारे इलेक्शंस होते हैं। सो इलेक्शन लॉस जो है, एंड आपको पता है ना कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रोसेस है उसको समझते हुए, पूरे लॉज को समझते हुए, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल, हर लेवल पे जो है आपके इलेक्शंस होने चाहिए। सो डेमोक्रेसी रिक्वायर्स फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। आपको फेयर चॉइसेस बच्चा मिलनी चाहिए, किसी तरीके की डर्टी ट्रिक्स प्ले होनी चाहिए, ताकि हम ऑनेस्टली जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके।
कंडक्टिंग इंडिया में इलेक्शंस को कंडक्ट करना बेटा एक ह्यूज टास्क है, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया में बहुत बड़ी सो है और जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, थाउजेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनको मेंटेन करना, इलेक्शन लॉज एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम जो है होना चाहिए और उसको ही हमें फॉलो करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल पर जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके इलेक्शंस हो सके। इसी के साथ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, अगर हम बात करें तो देखो बेटा, मेन स्टेक होल्डर कौन है इलेक्शन प्रोसेस में, कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हम सभी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो सिटीजन्स है, क्योंकि हम अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम बात करें स्टेक होल्डर्स कौन है जो इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहले इलेक्शन करवा कौन रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रहा है। स्टेट लेवल के जो होते हैं उसमें आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। सो इलेक्शन कमीशन हो गया, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, मीडिया, ये सभी जो है स्टेक होल्डर एंड सबसे इंपॉर्टेंट वोटर्स मैम, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? हम लोग वोटर्स। तो ये सभी जो है स्टेक होल्डर है, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शंस के लिए। इलेक्शन कमीशन, आपके पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी, मीडिया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोटर्स जो है, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शन के लिए। सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, right? Political parties, media, civil society and voters all important, all play important role in the election process. और देखो, आपको पता है कि भाई इलेक्शन प्रोसेस, आप कह रहे हो मैम कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए, उसमें रूल रेगुलेशन जो है उनको फॉलो, ये हमारा कहाँ पे मेंशन है? देखो बेटा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन के जो रूल एंड रेगुलेशन है, सो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है और जो हमारे पार्लियामेंट्री लॉज है उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। सो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट्री लॉज जो है वो डिफाइन करते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या काम करेगा, एज अ सिटीजन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो किसका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब मेंशन्ड है और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें क्या करना है, हमें अपने इलेक्शंस को जो है कंडक्ट करना है। सबको अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली मेंशन्ड है। ओके, अगर हम इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इलेक्शन में बच्चा? फर्स्ट स्टेप इलेक्शंस का ये होता है कि डिसाइडिंग, ये जो वोट्स हुए हैं उन्हें किस तरीके से लेजिस्लेचर में, जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेचर मतलब जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है, वहां पर सीट्स के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। सो द फर्स्ट स्टेप क्या आता है इलेक्शन में? ये डिसाइड करना, ये जो वोट्स हमने किए किस तरीके से इसे कन्वर्ट किया जाएगा इनटू सीट्स इन द लेजिस्लेचर। सो इलेक्टोरल सिस्टम का क्या मतलब है? एक ऐसा मेथड जो क्या करता है, एलोकेट करता है सीट बेस्ड ऑन द वोट रिसीव, जो वोट रिसीव्ड हुए हैं उसके बेसिस पर हमारे सीट्स का एलोकेशन जो है किया जाता है। सो डिफरेंट कंट्रीज जो है ना बेटा, डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम को यूज करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए। सो जैसे कि अगर हम बात करें द मेकर्स ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने दो कॉमन इलेक्टोरल सिस्टम को डिस्कस किया, ठीक है? सो दो कॉमन सिस्टम को डिस्कस किया और हमने कौन सा अडॉप्ट किया? हमने अडॉप्ट किया FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसे प्लूरैलिटी सिस्टम भी बोला जाता है। मतलब ये है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है? सो मान लो 3 पार्टीज है, यही मान लो A पार्टी है, B पार्टी है, C पार्टी है, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, राइट, वो इलेक्शन में जीत जाएगा। सो अगर आप देखोगे, मान लो A को 50 वोट्स मिले, B को जो है आपके 30 वोट्स मिले,
सी को 20 वोट्स मिले तो ए, और जरूरी नहीं है कि 50% से अबव होना चाहिए या 50% होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। जिसको हाईएस्ट, फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब होता है जिसको बच्चा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे, राइट। तो जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे मैम, वो ही हमारा क्या होगा, वो पर्सन इलेक्ट हो जाएगा, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। सो यहाँ ए को 50% मिल गया, मतलब 50 वोट्स मिले, सो ए हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। मान लो ऐसे होता कि ए को 40, तो जरूरी नहीं है कि 50 वोट्स होने चाहिए। बी को जो है हमने देखा 30 वोट्स मिले, सी को जो है हमारी अगर हम देखें 25 वोट्स मिले, किसी डी को जो है यहाँ पे 5 वोट्स मिले, तो अभी भी 40 वोट्स के साथ हमारा ए जो है, अगर हम बात करें क्योंकि इसे हाईएस्ट कंपैरेटिवली अदर हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं, तो ये जीत जाएंगे, राइट। सो अगर इंडिया ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसे हम प्लूरैलिटी सिस्टम भी बच्चा बोला जाता है, कि जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे वो ही आपका इलेक्ट होगा, वही जीतेंगे। सो जैसे कि अगर हम बात करें, इंडिया यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट इलेक्शन। सो लोकसभा और विधानसभा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और सेंट्रल लेवल पे जो लोकसभा है, उसके इलेक्शंस के लिए हम FPTP को यूज करते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जिस MP को सबसे ज्यादा वोट मिले उसके एरिया में, वो लोकसभा में मेंबर बन जाएगा। और जिसको अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा वोट मिले स्टेट लेजिस्लेटिव, जिस MLA को सबसे ज्यादा उसकी सीट पर वोट मिलेंगे, वो वहां से जो है आपका क्या बनेगा, वो जीत जाएगा। सो लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन में हम कौन सा सिस्टम हेल्ड होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मैम, जिसमें द कैंडिडेट हु गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स जो है वो विन होगा, वो जीत जाएगा। देन राज्यसभा के लिए, प्रेसिडेंट के लिए एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए यूज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट सिस्टम जो है आपका यूज किया जाता है। अब इस सिस्टम में क्या होता है, सीट्स और पोजीशन जो है गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड। देखो हम इसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव को समझते हैं थोड़ा सा। तो FPTP में तो हमें क्या समझ में आया, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट जिसको मिलेंगे मैम वो जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को समझे, सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ईच पॉलिटिकल पार्टी गेट सीट्स अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ वोट। जितनी परसेंटेज उसको मिली है उसके, पहले हम ये सिस्टम समझ रहे हैं इंडिया में कैसे वर्क करता है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ईच पॉलिटिकल पार्टी गेट सीट्स अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ वोट। जितना परसेंटेज ऑफ वोट जिसको मिला है उसके अकॉर्डिंग उसको सीट मिलेगी। जैसे कि मान लो पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है, 3 पार्टीज थी। सो पार्टी ए को 50% वोट मिले, तो ऐसा नहीं है कि भाई इसको मिले तो सिर्फ इसी का इंपॉर्टेंस है, नहीं, सभी का अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, जितने उनको वोट मिले उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग। सो पार्टी ए को 50% वोट्स मिले तो 50% सीट्स पार्टी ए को मिल जाएंगी। फिर पार्टी बी को बच्चा 30% वोट्स मिले हैं तो 30% सीट्स किसको मिल जाएगी, पार्टी बी को मिल जाएगी। सो पार्टी सी जो है 20% वोट्स मिले, सो 20% सीट्स जो है वो आपकी पार्टी सी को मिल जाएगी। मतलब पॉलिटिकल पार्टी गेट सीट्स अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स रिसीव। जो परसेंटेज ऑफ वोट मिला उसके अकॉर्डिंग जो है इनको आपका क्या मिलेगा, सीट्स मिलेगी, राइट। सो अगर हम बात करें हमारी स्टेट, जो हमारी स्टेट की लॉ मेकिंग बॉडी है, जो स्टेट लेजिस्लेचर, वहां पर हमारा विधानसभा, कुछ कुछ स्टेट में तो सिंगल हाउस होता है और कुछ कुछ स्टेट्स में 2 हाउसेस भी वर्क करते हैं। सो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हम विधानसभा एंड विधान परिषद बोलते हैं। सो बच्चा पार्टी, अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो स्टेट की लॉ मेकिंग बॉडी है, स्टेट की लॉ मेकिंग बॉडी में अगर हम बात करें, कुछ स्टेट में तो सिर्फ और सिर्फ आपकी विधानसभा होती है, लेकिन कुछ स्टेट्स में आपका विधान परिषद भी होता है, जिसे बाय कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब 2 हाउसेस है, राइट। वहां पे कितने हाउसेस है, 2 हाउसेस है, विधानसभा भी है एंड विधान परिषद भी है।
तो स्टेट लेजिस्लेचर में सबसे पहले विधानसभा को अगर हम समझे, सो विधानसभा इज द लोअर हाउस, ठीक है। सो लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं, विधानसभा। और इसके मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, हमने पढ़ा था डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू होते हैं, एफपीटीपी के थ्रू होते हैं। सो विधानसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। सो कैसे इलेक्ट हो रहे हैं मैम, डायरेक्ट इलेक्शन। अब हमें ये टर्म आती है, हमारे लिए बहुत आसान है। सो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू हम विधानसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। सो मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट। तो स्टेट्स के लिए लॉ बनाती है। सो विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड लाइक लोकसभा के इलेक्शन, हमने पढ़ा था। विधानसभा हो गया बच्चा, लोकसभा हो गया आपका स्टेट के लोकल बॉडीज जो हैं हमारी, उनके लिए जो इलेक्शन है वो आपके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और वो कैसे हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट जो प्रोसेस है उसके थ्रू होते हैं, जहां जिसको हाईएस्ट वोट मिलेंगे वो आपका विन करेगा। द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट जो है वो जीत जाएगा। सो विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड लाइक किसकी तरह, लोकसभा इलेक्शंस की तरह ही होते हैं। और कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बच्चा आपका फॉलो किया जाता है। द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट जो है वो आपका जीत जाएगा। उसके बाद आता है विधान परिषद। विधान परिषद मतलब अपर हाउस। तो कभी कभी कुछ स्टेट्स में मैंने बताया बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, मतलब 2 हाउसेज होते हैं। सो जिसमें 2 हाउसेज है वहां पे विधान परिषद होगा। सो विधान परिषद को हम अपर हाउस बोलते हैं। सो द अपर हाउस इज कॉल्ड विधान परिषद। अब इट्स मेंबर आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। सो इसके मेंबर को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जा रहा है पीपल के द्वारा। दे आर चूजन बाय एमएलएस, लोकल बॉडी के ग्रेजुएट्स हो गए, टीचर जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू जो है इन्हें इलेक्ट करते हैं, जिसको भी हम आगे समझेंगे बहुत अच्छे से कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, जिसके थ्रू हमारे जो है विधान परिषद के मेंबर जो है वो आपके इलेक्ट होते हैं। द गवर्नर ऑल्सो, सो गवर्नर भी कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। स्टेट में तो हमारे गवर्नर होते हैं ना। सो द गवर्नर ऑल्सो नॉमिनेट सम मेंबर्स टू द विधान परिषद। सो कुछ मेंबर्स को, जैसे आर्ट हो गया, साइंस हो गया, लिटरेचर हो गया, सोशल साइंस हो गया, का अगर हम बात करें, सो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है उसके बेसिस पर भी गवर्नर कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। सो बच्चा जी अपर हाउस को समझे। सो अपर हाउस इज कॉल्ड द विधान परिषद, हम इसे बोलते हैं। द मेंबर आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। तो डायरेक्टली पीपल इलेक्ट नहीं करे, दे आर चूजन बाय एमएलएज हो गए, लोकल बॉडी ग्रेजुएट हो गए, टीचर्स हो गए। और कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है वो आपका लिया जाता है। गवर्नर भी कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं विधान परिषद के लिए, जो कि आपका आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस, एनवायरमेंट, किसी भी फील्ड से बच्चा आपके हो सकते हैं। ओके, सो विधान परिषद ओनली 6 स्टेट्स में आपके 2 हाउसेस हैं, ठीक है। सो ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बोला ना हर स्टेट में लोकसभा तो हर स्टेट में आपकी विधानसभा तो है, लेकिन विधान परिषद सब जगह पर नहीं है। विधान परिषद जो 2 हाउसेज है सिर्फ 6 स्टेट्स में है बच्चा। सो ओनली 6 स्टेट्स हैव 2 हाउसेज बाय कैमरल लेजिस्लेचर। जैसे कि कौन कौन सी है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब 2 हाउसेज है आपके आंध्र प्रदेश में, मतलब वहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। सो बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आपका उत्तर प्रदेश, ये वो स्टेट्स है जहां बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। आगे हम इस डायग्राम को, द इलेक्टोरल सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। 3 इमेजिनरी कंट्रीज का एग्जाम्पल लेकर जो है हम इलेक्टोरल सिस्टम को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 3 इमेजिनरी कंट्रीज में एक हरित भूमि है, एक रत्नद्वीप है और एक स्वर्णलोक है। अब देखते हैं किसमें कौन सा सिस्टम है और वो कैसे फॉलो होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारी जो कंट्री है हरित भूमि, और यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है बच्चा फॉलो किया जाता है। पार्लियामेंट में कितनी सीट्स है इस कंट्री में, 25 सीट्स जो है पार्लियामेंट में, और 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज है, पार्टी ए, पार्टी बी और पार्टी सी बच्चा।
सो वोटिंग कैसे होगी कि भाई हर वोटर जो है अपने अपने कैंडिडेट को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देगा। अब अगर हम बात करें, आप लोगों ने देखा जब वोटिंग हुई सो पार्टी ए को 40% वोट मिले, पार्टी बी को 35% मिले और पार्टी सी को 25%। सो अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में अगर हम कैंडिडेट वाइज देखें तो द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स विन, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे वो आपका जीत जाएगा, राइट। इवन इफ द वोट्स आर लेस देन 50% तो भी मैटर नहीं करता है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स और जिस पार्टी के पास अगर हम बात करें सबसे ज्यादा सीट्स आई हैं वो आपका जीत जाएगा। सो पार्टी ए 40% के साथ क्लियरली विनर है। सो बच्चा जी, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिलेगी वही पार्लियामेंट में क्या बनाएगी, आपकी सरकार बनाएगी, राइट। पार्टी ए को कितना मिला, 40% मिला, सो पार्टी ए ही आपकी क्या बनाएगी, अब आपकी सरकार बनाएगी। सो अगर हम बात करें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है, द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट वोट्स विन द सीट बच्चा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके पास क्या है हाईएस्ट वोट है, मैटर नहीं करता, जरूरी नहीं है कि भाई वो 50% ही हो, हाईएस्ट जिसके पास है। 3 पार्टीज थी, 40% ए के पास ज्यादा था, ए जो है आपकी विनर है। सो हाईएस्ट वोट जो है वो विन द सीट और इवन ही गेट्स लेस देन 50% ऑफ द टोटल वोट्स। अगर उसको, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई 50% उसको मिलने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में नहीं होता है, जिसके पास हाईएस्ट वोट है वो आपका जीत जाएगा। अब आते हैं सेकेंड कंट्री पे जो है आपकी रत्नाद्वीप। अब रत्नाद्वीप में भी 25 सीट्स हैं, 3 पार्टी है बच्चा, पार्टी एक्स, पार्टी वाई एंड पार्टी जेड। सेम चीज, हर वोटर क्या करेगा, अपने अपने कैंडिडेट के लिए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करेगा, ठीक है जी, कर दिया। टू विन अ कैंडिडेट मस्ट रिसीव मोर देन 50% ऑफ वोट। बच्चा 50% ऑफ द वोट लाना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पास द पोस्ट में ऐसा नहीं था, जिसके पास सबसे ज्यादा है वो जीत जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी सिस्टम में मोर देन 50% जो है वोट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आप देखोगे पार्टी एक्स को मिले 45, पार्टी वी को मिले 40%, पार्टी जेड को मिले 50%, तो क्या पार्टी एक्स विनर होगी, नहीं। नो वन गॉट 50% जो है, फर्स्ट राउंड में किसी को भी 50% नहीं मिले हैं। सो अब क्या होगा, राउंड 2 होगा, क्योंकि 50% वोट्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कंपल्शन है मेजॉरिटी सिस्टम में। सो बच्चा, अगर हम मेजॉरिटी सिस्टम को सिंपल टर्म में समझे, द कैंडिडेट हु गेट्स मोर देन 50% जो है वोट्स वो आपका जीतेगा। इफ नो वन गेट 50%, द टॉप 2 कैंडिडेट्स हैव अ सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग। थर्ड तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन सेकेंड जो 2 पोजीशन पे है फर्स्ट, वो जो है अब कंपीट करेंगे फर्स्ट और सेकेंड वाले, और जिसको 50% मिलेगा वो आपका जो है काम करेगा, वो जीतेगा, राइट। अगर हम बात करें थर्ड सिस्टम की, वो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए, कंट्री है स्वर्णलोक जिसमें 100 सीट्स हैं, राइट। अब सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है इसमें, इस सिस्टम को अगर हम अच्छे से समझे, सो 100 सीट्स है नेशन वाइड। अब आपके पास 4 पार्टी है बेटा, पार्टी एम, पार्टी एन, ओ और पी। अब इस सिस्टम में क्या होता है, सो वोटर जो है पर्सन के लिए वोट नहीं कर रहे हैं इसमें। पहले वहां पे क्या था, पहले कैंडिडेट के लिए आपका वोट हो रहा है ना, तो वहां पे हम कैंडिडेट के लिए वोट कर रहे थे। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस पहले कि कैंडिडेट के लिए वोट नहीं हो रहा है, पार्टी के लिए वोट हो रहा है। सो वोटर्स वोट फॉर अ पार्टी। सो वोटर किसके लिए वोट कर रहा है, पार्टी के लिए वोट कर रहा है, ना कि किसी कैंडिडेट के लिए वोट कर रहा है। सो सीट्स जो है पार्लियामेंट में वो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, पार्टी एम को मिले 40% वोट, पार्टी एन को मिले 35% वोट और पार्टी ओ को मिले 15% एंड पार्टी पी को मिले 10%। सो जितना जिसका शेयर है उसके अकॉर्डिंग उसको पार्लियामेंट में सीट मिलेगी। सो जैसे कि पार्टी एम का 40% था, तो 40 सीट्स जो है वो आपकी किसको मिलेगी, पार्टी एम को मिलेगी। पार्टी एन जो है उसको कितनी मिलेगी, 35% सीट मिलेगी बच्चा, एंड पार्टी ओ जो है उसको 15 सीट्स मिलेगी और पार्टी जो पी है उसको 10 सीट मिलेगी। सो पावर जो है
जितना उन्होंने रिसीव किया उस प्रोपोर्शन से ही, जितनी सीट्स रिसीव किया, जितना परसेंटेज ऑफ वोट रिसीव किया, उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया जाएगा, मतलब सबको शेयर मिलेगा, राइट। ऐसा नहीं कि कोई बचेगा, सबको शेयर मिलेगा। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट क्या है कि वोटर वोट करता है किसके लिए, पार्टी के लिए, कैंडिडेट के लिए नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, तो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोटर जो है वोट करता है मैम किसके लिए, पार्टी के लिए, एंड ईच पार्टी गेट सीट्स अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ वोट इट रिसीव। जितना परसेंटेज ऑफ वोट, अगर 40% मिला है तो 40 सीट्स आपकी है, 30% मिला है तो 30 सीट्स आपकी है। सो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो है सीट्स को डिवाइड किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ वोट सीट्स को डिवाइड किया जाता है। अब एक सिस्टम है जिसे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोलते हैं। अब इस सिस्टम का एक फॉर्मूला है कोटा, टोटल वैलिड वोट्स अगर हम बात करें, सो डिवाइडेड बाय सीट्स टू बी फिल्ड प्लस वन मिनिमम वोट्स टू विन। अब मतलब इस फॉर्मूले से क्या निकाला जाएगा कि कितने मिनिमम वोट जो है कैंडिडेट को चाहिए। सो पहले अगर हम बात करें, इसमें जो वोटिंग होती है ना बेटा, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक को वोट दिया आप चले गए। मान लो आपके क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो है इलेक्शंस हो रहे हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, है ना, इसको समझना जरूरी है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को हम एक क्लासरूम एग्जांपल से समझते हैं। आप देखेंगे आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स जो है वो है ऑल, ठीक है, जो वोट करने वाले। सो स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल, सो 100 स्टूडेंट्स है आपकी क्लास में जो आपके वोट करेंगे, और 2 पोजीशन है, राइट। सो 2 पोजीशन है क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए। सो वी नीड 2 रिप्रेजेंटेटिव, 3 कैंडिडेट्स जो है इलेक्शन में खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आयशा है, फिर एक राहुल है, फिर एक नेहा नाम की बच्ची है, राइट। सो अगर हम बात करें अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे कि कितने मिनिमम वोट जो है इनको जीतने के लिए चाहिए। सो अगर हम बात करें इस फॉर्मूला को, टोटल वैलिड वोट्स कितने थे, 100 वोट्स थे आप लोगों के, डिवाइडेड बाय सीट्स टू बी फिल्ड, कितनी सीट्स फिल्ड होनी थी, 2 सीट्स फिल होनी है, 2 रिप्रेजेंटेटिव है ना, +1 और 33.1 और ऐसे करके जो आपका राउंड ऑफ करके 34। सो इसका मतलब है एक कैंडिडेट को इलेक्ट होने के लिए 34 वोट्स चाहिए, राइट। इस फॉर्मूले से पता चलेगा कि कितना वोट जो है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चाहिए। सो कैंडिडेट नीड्स 34 पर जो है वोट्स चाहिए। सो अगर हम बात करें अब काउंट होगा। सो कैंडिडेट जो है अगर हम बात करें, सो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी आयशा को मिली, राहुल को 35 मिले, नेहा को 25 मिले। अगर हम लोग बात करें, आपने देखा कि आयशा को कितने वोट्स मिले हैं बच्चा, आयशा को 40 वोट्स मिले, जो कि इससे ज्यादा है, 34 से ज्यादा है। इसका मतलब आयशा तो क्लियरली आपकी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन गई है, राइट। उसके बाद आयशा नीड ओनली 34 वोट्स चाहिए थे, तो आयशा जो है शी हैज 40 वोट। अब जो 6 एक्स्ट्रा वोट आयशा के पास मिले बचे हैं वो किसको शिफ्ट कर दिए जाएंगे, वो राहुल को शिफ्ट कर दिए जाएंगे। अब राहुल के पास कितने हो जाएंगे, सो राहुल के पास 41, जो सेकंड प्रेफरेंस होती है उसको जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा, थर्ड को नहीं। तो सेकंड प्रेफरेंस कौन सी थी आपकी, राहुल थी। सो आयशा के जो बचे हुए वोट थे वो कितने, 6 वोट बचे थे, वो किसको ट्रांसफर कर दिए, राहुल को जो है ट्रांसफर कर दिए। अब आप देखोगे तो आयशा के पास 34, वो तो इलेक्ट हो गई थी, 35 + 6 41, तो राहुल भी आपका इलेक्ट हो गया है। सो यहाँ पे आप सबको वोट दोगे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। प्रेफरेंस स्टूडेंट वाइज अलग हो सकती है ना। अच्छा देखो, इसमें कोई ऑफेंड नहीं होना है नेम्स को लेके, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है बच्चा, तो कोई ऑफेंड नहीं होगा, राइट। सो अगर हम लोग बात करें, सो यहां से हमें क्या पता चला इस फॉर्मूले से कि कितनी सीट्स हमको रिक्वायर्ड है। इससे हमें ये समझ में आया कि हमें कितनी सीट्स जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए चाहिए थी। और आप क्या करोगे, ऐसा नहीं है कि आपने एक बच्चे को, जैसे कि हमारे पास 3 बच्चे A, B और C, तो ऐसा नहीं है कि आपने जिसको वोट करना था कर दिया, नहीं, आप प्रेफरेंस दोगे कि भाई मुझे ना फर्स्ट वाला ठीक है, मैं चाहती हूँ ये जीते, सेकंड इसको, फिर थर्ड ऐसे। किसी दूसरे बच्चे को लगा कि नहीं मेरे लिए ए जो है वो 3rd नंबर पे है, ये 2nd नंबर पे, ये 1 नंबर पे, तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वोट करोगे और सबको वोट करना है। तो ठीक है भाई, सो वोटर्स मार्क देयर प्रेफरेंसेस, वो अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग वोट करेंगे।
सो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट आर काउंटेड फॉर ऑल कैंडिडेट, सबका काउंट होगा। सो जिसको, जैसे कि जिसने ये वाला क्लियर कर लिया है, जो सीट्स उसको नंबर चाहिए थे, राइट। तो जैसे कि हमने देखा था क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए 34 चाहिए था, तो जिसके पास वो 34 नंबर होगा वो क्लियरली आपका जीत जाएगा, और जिसको लोएस्ट वोट मिलेंगे उसे एलिमिनेट किया जाएगा। और बाकी जो वोटर्स बचे हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा वोट्स है, जैसे कि हमने देखा था, आपने क्या देखा, आयशा के पास एक्स्ट्रा वोट्स थे, तो वो एक्स्ट्रा वोट्स जो है, जो सेकंड प्रेफरेंस है, जो बच गए, जैसे कि 34 तो उनके पास थे, जो एक्स्ट्रा 6 वोट्स थे वो सेकंड प्रेफरेंस को बेटा आपके दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जब तक हमें वो नंबर नहीं मिल जाता है तब तक हम इस तरीके से ट्रांसफर करते रहते हैं, और जितना हमारा कोटा का सिस्टम होता है, जैसे कि 34 चाहिए थे वो मिल जाएगा, सो आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुन लिए जाएंगे। सो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन इसी सिस्टम से होते हैं बच्चा। इलेक्शंस जो है बच्चा इंडिया में गवर्न किए जाते हैं बाय द 2 लॉज। एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 बच्चा, और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आपका 1951 वाला। और हमारे पास एक सेपरेट लॉ भी है आपके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। सो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1950 है वो किस किस से डील करता है, एलोकेशन ऑफ सीट से, कितनी सीट्स होनी चाहिए, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, उनकी बाउंड्रीज को ड्रॉ करना ताकि फेयर पॉपुलेशन उसमें आ सके, एंड प्रिपेयर करना आपकी वोटर लिस्ट जिसे आप इलेक्टोरल रोल भी बोलते हो। सो बच्चा डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल टर्म में समझे, इसका मतलब है डिवाइड करना या चेंज करना बाउंड्रीज ऑफ एरिया जिसमें से आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनोगे, राइट। तो डिवाइड करना, चेंज करना मतलब रीड्रॉ करना बाउंड्रीज को ताकि फेयर पॉपुलेशन जो है उसमें आ सके। उसी के साथ अगर हम बात करें, सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 क्या करता है, 1950 में तो हमने देखा सीट्स का एलोकेशन हो रहा है, इलेक्टोरल रोल आपका प्रिपेयर किया जाता है, also list out the electoral offenses and corrupt practices कि भाई आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि मतलब अगर हम लोग देखें हमारे कैंडिडेट क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले ब्राइब नहीं कर सकते आपको, एनी गिफ्ट, ऑफर और promises made by a candidate with their consent to a person in order to make them contest, withdraw vote और refrain from voting, ये आप नहीं कर सकते हो। सिंपल टर्म में बात करें तो आप किसी को ब्राइब नहीं कर सकते हो, राइट। सेकंड क्या है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। सो अपीलिंग पीपल टू वोट फॉर रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ, ये भी रोकता है कि भाई रिलीजन, कास्ट, रेस, कम्युनिटी, लैंग्वेज के बेसिस पर आप वोट नहीं मांग सकते हो। और साथ में इस चीज की भाई आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और उनकी मशीनरी को यूज नहीं कर सकते हो। सो कैंडिडेट और एनी अदर पर्सन ऑन देयर बिहाफ प्रोहिबिट फ्रॉम टेकिंग एनी असिस्टेंस जो है वो आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, चाहे वो कोई गेजेटेड ऑफिसर हो, आपका जज हो, मैजिस्ट्रेट हो, आप उनको जो है उनका यूज नहीं कर सकते हो। सो देखो अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में ये बताया गया है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो क्या क्या नहीं कर सकता, कौन सी करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। एक तो लोगों को ब्राइब नहीं कर सकते, दूसरा जो है किसी भी तरीके का आप लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, कास्ट के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, बचाओ कम्युनिटी और लैंग्वेज के बेसिस पर। और तीसरा ये है कि आप जो भी कैंडिडेट है वो कोई भी हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनकी असिस्टेंस नहीं ले सकते हैं, उनकी जो व्हीकल्स है, मशीनरीज है, जो भी वो उनको यूज नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ हमारा जो वर्ड है डिलिमिटेशन कमीशन। Did you know that the boundaries of your parliamentary and assembly constituency are not permanently fixed बेटा, ये आपकी permanently fixed नहीं है। सो अगर इनको किस बेसिस पर बनाया जाता है, ये क्वेश्चन बच्चा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर कोई पूछे कि क्या ये जो बाउंड्रीज बनी हुई हैं क्या ये फिक्स है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपकी बनी है क्या ये फिक्स है मैम, नहीं बच्चा। The boundaries of the constituencies change over time depending on shift in the population density. So population density के according जो है इसमें आपके changes आते हैं। So अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये बताइए कि changes किसके basis पर होते हैं, so population density के basis पर बच्चा, this word is very very important, आपका बहुत ज्यादा important होता है।
देखो अगर डिलिमिटेशन नहीं हुआ मैम तो इससे क्या होगा? सो विदाउट डिलिमिटेशन मान लो 1 MP में रिप्रेजेंट, एक MP जो है उस एरिया में पॉपुलेशन कम है, सो वो 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी जगह पे अनदर MP हैज रिप्रेजेंट 25 लाख पीपल। सो आपको क्या लगता है ये फेयर है? कहीं 5 लाख कहीं 25 लाख। So this would be unfair because every vote would not have equal value. ऐसे तो equal value रहेगी नहीं। सो इसीलिए बच्चा बहुत ज्यादा जरूरी है आपका जो है डिलिमिटेशन करना, टाइम टू टाइम बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना। और किसके बेसिस पर बाउंड्रीज ड्रॉ हो रही है मैम? पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पर जो है आपकी बाउंड्रीज ड्रॉ की जा रही है। सो डिलिमिटेशन का मीन्स है डिसाइडिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड ड्रॉइंग द बाउंड्रीज आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर किसके लिए? लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस के लिए बच्चा। इसका मेन एम क्या है कि ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी में नियरली क्या है? सेम पॉपुलेशन आपकी है, ताकि अनफेयर ना लगे, राइट? सो मेन क्या है मैम इसका कि ताकि अनफेयर ना लगे, सो ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज नियरली द सेम पॉपुलेशन। इससे क्या होगा? दिस गिव्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल पीपल, तो सभी लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन बच्चा आपका मिलेगा। इसी के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्शन करवाते हैं इंडिया में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके ऑटोनमस का मतलब होता है जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करिए, इनके काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है बच्चा। सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनमस परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट? तो अगर हम ऑटोनमस का मतलब क्या है कि मैम इनके काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने काम में क्या है? इंडिपेंडेंट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इनकी पावर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कहाँ पे मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में मैम मेंशन है, इनके क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था बेटा? ये छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। सो 25 जनवरी 1950 को आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था, इसीलिए हम उसको नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। सो हमें समझ में आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसकी सारी पावर जो है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ लिखा हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। 25 जनवरी 1950 को जो है ये आपकी फॉर्म हुई थी। अब ये इलेक्शंस करवाती है, किस किस के इलेक्शंस करवा रही है मैम? लोकसभा के करवा रहे हैं, राज्यसभा के करवा रहे हैं, विधानसभा के करवा रहे हैं, आपके विधान परिषद के करवा रहे हैं, और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के करवा रहे हैं। सो कौन कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं? सो आर्टिकल 324 से लेकर 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें पावर एंड द ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताई गई है। सो हमने देखा हमारे इंडिया में जो लोकसभा के इलेक्शन है, राज्यसभा के इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन है, विधान परिषद के इलेक्शन है, और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवा रहा है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बच्चा कराता है। और ये कौन से आर्टिकल, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग काम करता है बच्चा? आर्टिकल 324 एंड 329 के अकॉर्डिंग जो है, मतलब 324 से 329 तक जो आर्टिकल है उनमें जो है उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज मेंशन्ड है। सो सबसे पहले स्टेट लेवल पर, अब ये तो हमने नेशनल लेवल पर देखा, स्टेट लेवल पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इज द हेड ऑफ इलेक्शन वर्क इन अ स्टेट। नाउ दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे कोई पूछे कि स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं उसका हेड कौन होता है, सो उसके हेड बच्चा आपके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टेट लेवल इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें, सो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इज द हेड ऑफ इलेक्शन वर्क इन अ स्टेट। सो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट, कौन उनको अपॉइंट करे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनमें से किसी को अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसकी, मतलब उनको अगर हम बात करें कंसल्ट किससे करेंगे? ऐसे किसी को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करते हैं उसके बाद ही। सो अगर हम बात करें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है उन्हें कौन अपॉइंट करता है मैम? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है बेटा, ठीक है। किस में से? सिविल सर्वेंट्स में से, और किसके साथ कंसल्ट करके, क्योंकि स्टेट इलेक्शन है ना, स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट से जो है
डिस्कस करके। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार जो है वो भी जब इलेक्शंस होते हैं सो उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प करते हैं। सो दे आर गिवन डिफरेंट रोल, उनको उस टाइम पे डिवाइड कर दिए जाते हैं। किसी को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बना दिया जाता है, किसी रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है, किसी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है बना देता है, और टुगेदर वो इंश्योर करते हैं कि फेयरली, पीसफुली जो है इलेक्शन हो। तो हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन में क्या देखा कि स्टेट इलेक्शंस जो होते हैं उनमें जो हेड है वो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं। मैम, सीईओ को कौन अपॉइंट कर रहा है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। किसके साथ कंसल्ट करने के बाद? स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हो गए, एसडीएम, तहसीलदार, वो भी जो है क्या करते हैं, इलेक्शंस में इलेक्शंस होने में हेल्प करते हैं। उनको डिफरेंट पोजीशन उस टाइम पे एलोकेट की जाती है ताकि वो इंश्योर कर सके इलेक्शन फेयरली और स्मूथली जो है आपके हो सके। सो फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल रोल बेटा आपका बनाना। सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? वो आपका इलेक्टोरल रोल, जिसे हम वोटर लिस्ट बोलते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रिपेयर करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। वो डिटेल्स कलेक्ट करते हैं एलिजिबल वोटर्स की। एलिजिबल वोटर्स बोले तो 18+ है हमारे इंडिया में। सो ओनली पीपल हुज नेम आर ऑन द इलेक्टोरल रोल, वो ही आपका वोट कर सकते हैं। याद रखना, वही लोग मैम वोट कर सकते हैं जिनका नाम किसमें? इलेक्टोरल रोल में है। तो सबसे पहला काम हमने क्या देखा कि मैम वो हमारा इलेक्टोरल रोल जो है वो आपका प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वोटर लिस्ट बोलते हैं। सो ऑफिशियल क्या करते हैं? विजिट करते हैं एवरी हाउस होल्ड, एलिजिबल वोटर्स का जो है लिस्ट कलेक्ट करते हैं, डिटेल्स कलेक्ट की जाती है, और इंडिया में जो क्राइटेरिया है वो 18+ जो है वो आपके होते हैं। सो ओनली पीपल जिनका नाम किस में होगा बच्चा? इलेक्टोरल रोल में होगा, वही आपका वोट कास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो वोटर लिस्ट क्रिएट की गई है, अच्छा एक सिस्टम है जिसका नाम है ETBPS, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। देखो बेटा, आपको भी पता है जो हमारे सर्विस में लोग होते हैं, सर्विस वोटर जिन्हें बोला जाता है, वो अब आपके कुछ लोग आर्मी में हैं, कुछ नेवी में हैं, कुछ एयरफोर्स में, तो मतलब जो सर्विसेज में, जो देश के लिए सर्विसेज कर रहे हैं। अब एक ही टाइम पे सारे आर्मी वाले क्या वापस आ सकते हैं? क्या नेवी वाले वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना, लेकिन वोट तो कीमती है। सो इनके लिए गवर्नमेंट एक जो है फैसिलिटी लेकर आई है जिसको हम ETBPS बोलते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट इज सेंट टू सर्विस वोटर। तो जहां जहां वो ड्यूटी कर रहे हैं, आर्मी वाले, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले, उनको क्या भेजा जाता है? उनको अगर हम बात करें सर्विस वोटर्स को जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट जो है आपका भेजा जाता है। सो दे कैन कास्ट देयर वोट फ्रॉम देयर ड्यूटी लोकेशन, राइट। सो उनको जरूरी नहीं है कि वो अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए, वो अपनी ड्यूटी से ही अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो सिंपल टर्म में अगर हम बात करें, ETBPS जो है वो किसके लिए बनाया गया है? सर्विस वोटर्स के लिए, जो देश के लिए सर्विसेज कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उनको फिर वापस जाना पड़ेगा, वो अपनी ड्यूटी लोकेशन से ही जो है अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, विच इज अ गुड थिंग, है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने देखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? इलेक्टोरल रोल जो है, हमारी जो वोटर लिस्ट है वो प्रिपेयर करता है और डिसाइड करता है इलेक्शन का शेड्यूल। ठीक है, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है इलेक्शन का शेड्यूल बच्चा। सो जैसे कि अगर हम लोग बात करें, इलेक्शन कमीशन जो है डेट क्या होगी, क्या शेड्यूल रहेगा आपका इलेक्शन का। आपको पता है कि इलेक्शन जो है आफ्टर द 5 years होते हैं लेजिस्लेचर के एंड होने पे, या उससे पहले अगर हमारी जो, अगर हम बात करें डिसॉल्व हो जाए तो इलेक्शन होंगे। सो बिफोर फिक्सिंग द डेट, ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से डेट फिक्स कर लेता है, वो सारे क्राइटेरियाज को देखता है पहले। ठीक है, सो फैक्टर्स लाइक वेदर कंडीशन हो गया, एग्रीकल्चरल कंडीशंस हो गया, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन अगर बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो CBSE के बोर्ड एग्जाम्स चले हुए, बहुत इंपॉर्टेंट कोई एग्जाम्स चले हुए, फेस्टिवल एंड अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ध्यान में रख
देखकर ही बच्चा ये आपका डेट्स और शेड्यूल्स वगैरह डिसाइड करता है। इससे क्या होता है कि स्मूथली जो है इलेक्शन हो सके और सभी लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सभी क्राइटेरियाज को देखते हुए डिसाइड करता है एक शेड्यूल, जिसके कब आपके डेट्स को अनाउंस करना, किस तरीके से इलेक्शंस के डेट्स मतलब डेट्स आएंगी, उसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्शंस होंगे, तो वो सारा शेड्यूल जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल अगर हम बात करें रोल बना रहा था, शेड्यूल बना रहा है आपके इलेक्शन के, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को और उनको सिंबल्स भी एलोकेट कर रहा है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको सिंबल्स कौन देता है, तो सिंबल्स जो है ऐसा है वो अपनी मर्जी से नहीं, उनको सिंबल्स जो है अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एलोकेट करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रजिस्टर करता है पॉलिटिकल पार्टी को ताकि वो इलेक्शन जो है लड़ सके। इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो है वो भी ऐसा नहीं है ना कि हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज, आप इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हो, अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हो ना तो इंडिपेंडेंटली लोग अकेले भी इलेक्शंस में खड़े होते हैं विदाउट किसी पार्टी के, उन्हें हम बोलते हैं बच्चा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इंश्योर करता है इनर पार्टी डेमोक्रेसी, और अगर हम बात करें ये क्लासिफाई करता है पार्टीज को नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। कुछ पार्टीज ऐसी होती है, देखो नेशनल पार्टीज के बारे में आप जानते हैं, स्टेट कुछ पार्टीज स्टेट में बहुत फेमस होती है तो स्टेट पार्टीज हो गई आपकी, लेकिन कुछ पार्टीज जो होती है जिन्होंने रजिस्टर तो करवाया है अगर हम लोग बात करें, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं हुई है, या तो कभी जीत के नहीं आई है, या एक बार रजिस्टर करवाने के बाद जो है उन्होंने कभी इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया। इस तरीके से भी पार्टीज होती है जिन्हें हम रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी बोलते हैं, कि मैंने रजिस्टर तो करवाया लेकिन उसके बाद मैंने इलेक्शंस ही नहीं जीते कभी भी, या मैंने रजिस्टर तो करवाया उसके बाद अगर मैं बात मेरी पार्टी कभी जीती ही नहीं। ठीक है, कोई भी क्राइटेरिया आपका हो सकता है, रजिस्टर्ड तो है लेकिन या तो इलेक्शंस में नहीं लड़े हैं कभी भी, रजिस्टर करवा के छोड़ दिया, या लड़े हैं पर कभी जीत नहीं पाए हैं। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एलोकेट करता है इलेक्शन सिंबल्स एंड रिजॉल्व करता है सिंबल एंड पार्टी रिकॉग्नाइजेशन, अगर कोई डिस्प्यूट्स हो तो उनको भी बच्चा आपके रिजॉल्व करता है। अब हमारा नेशनल वोटर्स डे, मैंने आपको बताया था हमारा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 ऑफ जनवरी 1950 को फॉर्म हुआ था। अभी हमने डिस्कस किया कब फॉर्म हुआ था, 25 ऑफ जनवरी 1950 को फॉर्म हुआ था। इसी को हम मैम नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं बच्चा। ऑल अक्रॉस द इंडिया नेशनल वोटर्स डे जो है आपका कब आता है, 25 ऑफ जनवरी को आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रजिस्टर करता है पॉलिटिकल पार्टीज को एंड सिंबल्स को एंड इंश्योर करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। बहुत ज्यादा जरूरी है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन करवाना अपने में ही एक चैलेंज है। इलेक्शन कमीशन जो है वो श्योर करता है, जैसे कि आपने देखा था कि भाई किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो हमने देखा था 1950 वाला, कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, कोई अनबायस्ड मैनर में होने चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पर, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे बेसिस पर वोट ना मांगे जाए। सिमिलरली स्पेशल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर, देखो एक बात याद रखना बेटा, हर वोट कीमती है, हर सिंगल वोट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनको भी, और सीनियर सिटीजन्स को, आप लोगों के, उनको जो है स्पेशल फैसिलिटीज आपकी प्रोवाइड करवाई जाती है। आप देख सकते हो, देखिए अगर आप देखोगे कि कुछ कैंडिडेट हमारे ब्लाइंड भी है लेकिन उनका वोट भी तो इंपॉर्टेंट है ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेल में जो है उनके लिए सिंबल्स जो है बनाए गए हैं ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई कर सके वो कौन से। तो इसका मतलब है हम हर किसी को इंक्लूड कर रहे हैं बच्चा वोटिंग सिस्टम में, उसे स्मूथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये डिजिटल का टाइम है। बहुत सारी चीजों को डिजिटल जो है आपके इलेक्टोरल सर्विसेज को किया गया है
ताकि वोटर्स की एंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। कुछ ऐप्स कैंडिडेट्स के लिए बनाई गई हैं, कुछ वोटर्स के लिए बनाई गई हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनाई गई है। सो अगर हम बात करें, एक ऐप है बच्चा, द ऐप नेम इज सुविधा ऐप। तो ये सुविधा ऐप किसके लिए है? कैंडिडेट्स के लिए बनाई गई। एक ऐप जो कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, जिसमें वो क्या मैनेज करते हैं, अपना नॉमिनेशन हो गया और उसकी परमिशन लेना, मीटिंग्स, रैलीज। अब आपको ये ना कि बहुत सारी जगह दो पार्टीज आगे एक साथ मीटिंग करने लग जाए तो वैसे तो डिस्प्यूट हो जाएगा, वहीं पे लड़ाई हो जाएगी, रैली एक साथ निकले तो। सो अगर हम बात करें, जितनी भी परमिशन उनको लेनी होती है, सो वो किससे लेते हैं? सुविधा ऐप के थ्रू ले सकते हैं। सो नॉमिनेशन के उनको अपना फॉर्म मिल सकता है और उस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। और साथ में जितनी भी इलेक्शन अपडेट्स है, इजीली कैंडिडेट्स जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनको सुविधा ऐप से मिल जाएगी। परमिशन किस किस चीज के लिए चाहिए? मीटिंग्स के लिए, रैलीज के लिए, और स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने 5 तारीख का स्टेटस बुक किया है और किसी और कैंडिडेट ने भी किया है, कि वो अवेलेबल है या नहीं है, मुझसे पहले किसी ने वहां पे रैली ऑर्गेनाइज किया या मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, तो उसकी परमिशन वो कहाँ से ले सकते हैं और उसका स्टेटस कहाँ से चेक कर सकते हैं? सुविधा ऐप से। तो ये सुविधा ऐप किसके लिए है बच्चा? कैंडिडेट्स के लिए मैम सुविधा ऐप है, राइट। सो इसमें क्या कर सकते हैं? कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, आपकी परमिशंस जो है उसका स्टेटस चेक करना, सब कैंडिडेट जो है सुविधा ऐप पे कर सकते हैं। अब वोटर्स के लिए, ये तो हमने अभी देखा था, ETBPBS जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम बच्चा। सो इस सिस्टम की अगर हम बात करें, किसके लिए था? सर्विस वोटर्स के लिए। हमारी आर्मी हो गया, नेवी हो गया, राइट। सो डेवलप फॉर सर्विस वोटर्स, उनको अपने घर जाने की जरूरत नहीं है। सो अगर हम बात करें, वो इसके थ्रू जो है अपना वोट अपनी सर्विस पर रह के, अपनी ड्यूटी पर रहकर ही अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। सो दिस ऐप किसके लिए है? वोटर्स के लिए, और स्पेशली किस वोटर्स के लिए? सर्विस वोटर्स के लिए। अब वोटर्स के लिए ही, मतलब हम सिटीजन्स के लिए एक वोटर हेल्पलाइन ऐप भी है। सो दिस इज अ मल्टीपर्पज ऐप है बेटा, जिसको हम मल्टीपल के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर एज अ वोटर के अकॉर्डिंग, मतलब हम रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स में चेंजेस ला सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन जो डिटेल्स वहां पे है वो करेक्ट है या नहीं। अगर मुझे लगता है कि कुछ डिटेल्स मेरी करेक्ट नहीं है, मान लो मुझे लगता है मेरी एज ठीक नहीं मेंशन हुई है, एड्रेस ठीक नहीं है, जो भी चीजें हैं, सो मैं उसको अपडेट करवा सकती हूँ। साथ में क्या होता है कि इसके थ्रू आपको भी अपडेट मिलती रहती है इलेक्शन से रिलेटेड। सो वोटर हेल्पलाइन जो ऐप है वो आपको रजिस्ट्रेशन में, वेरिफिकेशन में, इन सब में हेल्प करती है बच्चा। एक सक्षम ऐप भी है। तो सक्षम ऐप जो है ये किसके लिए? पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो सक्षम ऐप जो है वो क्या करती है? वो किसके लिए? पर्सन विद डिसेबिलिटी, ताकि वो रजिस्टर इजीली करवा पर, रजिस्टर टू वोट एंड इजीली फाइंड द, उनको इजीली उनके पोलिंग स्टेशन मिल जाए। सो ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए बच्चा ये ऐप आपकी बनाई गई है। सी विजिल ऐप की अगर हम बात करें, सो वोटर्स कैन क्विकली रिपोर्ट इलेक्शन रूल। कहीं पे अगर आपको लगता है कि इलेक्शन रूल को वायलेट हो रहा है, ठीक है, सो आप जो है सी विजिल ऐप में जाकर जो है आप वहां पर रिपोर्ट कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन जो है फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा, क्विक एक्शन जो है वहां पे लिए जाते हैं। एक फ्लाइंग स्क्वाड जो है इजिली उस लोकेशन पे आती है, चेक करती है कि जो आप बोल रहे हो वो करेक्ट है। अगर वो करेक्ट हुआ तो भाई वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। तो सी विजिल ऐप जो है, सो वोटर कैन क्विकली रिपोर्ट। आपको लगता है कि कोई इलेक्शन का रूल वायलेट हो रहा है तो आप इजीली इस ऐप का जो है यूज कर सकते हैं। एक फ्लाइंग स्क्वाड आएगी जो इलेक्शन कमीशन की साइड से आएगी लोकेशन पे और वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, राइट। एरोनॉट की अगर हम बात करें, सो मेक वोटर्स, अब ये इलेक्टोरल ऑफिशियल्स के लिए है। सो इसमें क्या है? वोटर के फॉर्म्स जो डेटाबेस है उन सबको इजी बनाना, एक ई रोल मेंटेन करता है जो कि इजी हो जाता है इलेक्टोरल ऑफिशियल्स के लिए, ताकि वो इजीली डेटा को चेक कर सके, राइट। सो ये एरोनॉट है, ये इलेक्टोरल ऑफिशियल्स के लिए है। एक सुगम ऐप है, सो ये भी इलेक्टोरल ऑफिशियल्स के लिए ही है, राइट, जो आपके इलेक्शन कंडक्ट करा रहे। सो
जो इलेक्शन वर्क में वो व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, उस व्हीकल की डिटेल्स क्या है, ड्राइवर कौन होगा, फ्यूल अलॉटमेंट, सारा डिस्कस जो है वो इस सुगम ऐप पर वो चेक कर सकते हैं। सो ये इलेक्टोरल ऑफिशियल्स के लिए जो आपका इलेक्शन करवाने में हेल्प करेंगे, राइट। सो वो मैनेज करते हैं कि इलेक्शन में कौन सा उनका व्हीकल यूज हो रहा है, उसकी डिटेल्स क्या है, ड्राइवर से रिलेटेड, फ्यूल अलॉटमेंट, सारी डिटेल्स जो है उन्हें सुगम ऐप पर मिल सकती है। ओके, सो अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल पार्टी। सो व्हाट रोल डू पॉलिटिकल पार्टीज प्ले इन इलेक्शन? सो पॉलिटिकल पार्टी क्या रोल जो है प्ले करती है? सो देयर आर डजन्स ऑफ कंटेस्टेंट इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, बहुत सारे होते हैं। मोस्ट कैंडिडेट जो है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, या बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी खड़े होते हैं ना, तो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी होते हैं या इंडिपेंडेंट भी होते हैं। सो वोटर लर्न अबाउट द कैंडिडेट, वोटर किसके बारे में देखते हैं? कैंडिडेट के बारे में देखते हैं, उनकी पॉलिसी, उनका विजन क्या। अब जैसे अब आप ही हो, आपके सामने किसी ने रखा हम एजुकेशन के लिए काम करेंगे, हम हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे, किसी ने बोला हम एम्प्लॉयमेंट पे काम करेंगे, तो सब अपना विजन बताते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो आप? डिसाइड करते हो कि अच्छा ये मेरे लिए शायद बेटर काम कर रहा है, ये कंट्री के बारे में इस तरीके से सोच रहा है, तो जिसकी पॉलिसीज प्रोग्राम्स आपको अच्छे लगेंगे आप उसी के लिए बच्चा वोट करोगे। सो पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो इन्फॉर्म वोटर्स अबाउट कैंडिडेट पोजीशन। अगर हम बात करें अपनी पॉलिसीज वगैरह को जो है लोगों के सामने रखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत असेंशियल है आपकी डेमोक्रेसी के लिए, पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज। देखो बेटा, एक सिंगल इंडिपेंडेंट जो होगा ना, वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे तक ही सोच पाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 के बारे में सोच लेगा। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी में क्योंकि मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, वो आपके बारे में एक ज्यादा अच्छा जो है विजन ला सकते हैं, राइट। बड़े ज्यादा लेवल पर सोच सकते हैं और एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्या गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अगर हम बात करें, कैंपेन करते हैं ऑन स्पेसिफिक इशू, ऑफर करते हैं मीनिंगफुल चॉइस। अब देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, वो मीनिंगफुल चॉइस जो है आपको देंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है आप देखोगे कि मुझे कौन सी पार्टी को वोट देना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना वोट कास्ट करते हो। व्हाट रोल डू पॉलिटिकल पार्टीज प्ले इन इलेक्शन? तो अगर हम लोग बात करें, ये हमने देखा था, यू विल बिकम एलिजिबल टू वोट इन अनदर 4 और 5 ईयर, है ना। आपका क्या होगा कि आप 4 से 5 साल में एलिजिबल हो जाओगे, आप अपना वोट कास्ट करने वाले हो, आपको पता ही है, या 2-3 साल में हो जाओगे। हाउ यू विल डिसाइड हुम टू वोट फॉर? आप कैसे डिसाइड करोगे बताओ? आप ऐसे कि नहीं मुझे बस ये पर्सन अच्छा लगता है, नहीं, आप उसकी पॉलिसीज देखोगे, आप उसके एजेंडाज देखोगे कि वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। देखो बच्चा, ये तो आपको भी पता है कि आप किसी को ऐसे, आप स्मार्ट जनरेशन हो, तो आप किसी को ऐसे ही अपना कीमती वोट नहीं दे दोगे। ऑन व्हाट बेसिस यू विल डिसाइड हुम टू वोट? बताओ जल्दी से। पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने एजेंडा लाती हैं, अपने अपने प्रोमिसेस जो है लोगों के सामने रखती है इलेक्शन के टाइम पे। तो आप क्या देखोगे कि कौन जो है बेटर इश्यूज के साथ टैकल कर रहा है, कौन बेटर लोकल स्टेट हर लेवल पे काम कर रहा है। आप सारी चीजों को कंसीडर करते हुए ही किसी को वोट देखोगे, उनकी पॉलिसीज देखोगे कि भाई अच्छा पार्टी ए ये बोल रही है, पार्टी बी ये बोल रही है, पार्टी सी ये बोल रही है, मुझे लगता है कि पार्टी बी जो है वो जो कर रही है वो नेशन के लिए ज्यादा बेटर है। मैं क्या करूंगी, पार्टी बी की पॉलिसीज मुझे पसंद आई है, मैं पार्टी बी को अपना वोट कास्ट करूंगी, राइट। दे ऑल्सो डिस्कस एंड डिबेट, इश्यूज को डिस्कस करती हैं। रोल क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज का? पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है पब्लिक जो ओपिनियन है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो इलेक्शन आपके कंटेस्ट करती है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है मैम? इलेक्शन लड़ती है। अब उसके बाद जो पार्टी जीत गई, वो जो पार्टी जीतेगी वो क्या करेगी, वो आपकी गवर्नमेंट बनाएगी, और गवर्नमेंट बनाने के लिए बात क्या करेगी, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के भले के लिए बच्चा काम करेगी। तो उसके बाद वो क्या करेगी मैम, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के भले के लिए काम करेगी, उनके लिए पॉलिसीज बनाएगी, प्रोग्राम्स बनाएगी, उनको इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन अगर हम बात करें जो पार्टी हार गई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अपोजिशन पार्टी बनेगी,
अगर आप देखोगे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देगी, है ना। हम तो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, लेकिन दूसरी अपोजिशन पार्टी जो है कम से कम वो हमारा ध्यान तो लाती रहती है कि हाँ देखो ये चल रहा है, देखो ध्यान से आपको सोचने की जरूरत है, इसका सेकंड जो है ये भी हो सकता था। तो अगर हम बात करें, अपोजिशन पार्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती है और हमारे सामने लेकर आती है कि किस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है क्या वो सही कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो भी हमें एक सेकंड थॉट देने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इंडिया में कौन सा सिस्टम है आपको पता है? क्या हमारे यहाँ एक पार्टी है? नहीं बच्चा, हमारे यहाँ पर है मल्टी पार्टी सिस्टम। सो इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पर बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस में compete करती है? इलेक्शन में compete करती है। हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, जीतती हैं तो सरकार बनाती हैं, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज लेकर आती है, लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करती है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है बच्चा पार्टी। सो दिस सिस्टम रिफ्लेक्ट इंडिया की, आपको पता है हमारा देश बहुत डाइवर्स है, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पर, कल्चर, रिलीजन, हर तरीके से। तो हमारे यहाँ वन पार्टी सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है, इसीलिए इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है बच्चा। सो अब एक वर्ड आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेक्शन। अब मान लो कि मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी और मैं उसको छोड़ दूं, क्या ये सही होगा? और ऐसे पहले होता भी था। सो अ पर्सन कैन लीव ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी एंड ज्वाइन अनदर। हो सकता है ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी ज्वाइन कर सकते हैं, और होता भी है। सो आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑन अ पार्टीज टिकट, लीविंग दैट पार्टी, देखो आपने मान लो किसी ए पार्टी से आप इलेक्शन लड़ रहे थे, राइट? आपने किसी एक ए पार्टी से इलेक्शन लड़ा और आप उस सीट को जीत जाते हो, यू वॉन, ठीक है, आप जीत गए। लेकिन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, अब आप इलेक्ट हो गए, आप जीत गए हो ऑन अ पार्टीज टिकट, तो आपको ए पार्टी ने टिकट दिया था, आपने उस सीट को यूज किया और आप जीत भी गए, और लीविंग दैट पार्टी, और बाद में आपने उस पार्टी को छोड़ दिया। सो ये क्या है? दिस इज योर डिफेक्शन, ठीक है। अ पर्सन कैन लीव वन पॉलिटिकल पार्टी एंड ज्वाइन अनदर। सो आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑन अ पार्टी, जब आप एक पार्टी से इलेक्ट हुए हो और जीतने के बाद आपको टिकट उस पार्टी ने दिया, आप जीत गए, और आप उसके बाद आपने उस पार्टी को छोड़ दिया इलेक्ट होने के बाद, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम डिफेक्शन बोलते हैं। सो डिफेक्शन का मतलब होता है कि स्विचिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी अंडर हुज बैनर अ कैंडिडेट वाज इलेक्टेड। वो पार्टी ए से इलेक्ट हुआ था, उसको छोड़ दिया, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर डिफेक्शन बच्चा पार्टी। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो डिफेक्शन का मतलब है स्विचिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी अंडर हुज नेम, जो है अगर आप देखोगे आपने क्या किया था, हुज बैनर अ कैंडिडेट वाज इलेक्टेड, उसको छोड़ देना और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेना। तो इसी के लिए एक लॉ आया था, और ये क्योंकि गलत भी है, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। सो द एंटी डिफेक्शन लॉ कब पास किया गया था? 1985 में बेटा आपका एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। सो इसके अकॉर्डिंग ये प्रिवेंट करता है कि जो इलेक्टेड मेंबर है फ्रॉम चेंजिंग द पॉलिटिकल पार्टी, अब हमने देखा था ये स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करता है। सो एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि आपने डिफेक्शन का मतलब आपने क्या समझा कि जिस पार्टी से आप जीते हैं, जिसने आपको टिकट दी थी, आपने उसको छोड़ दिया जीतने के बाद और आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर दी। सो दिस इज डिफेक्शन। इसको रोकने के लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में आया था, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आया था। अब इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्टेड मेंबर है चेंजिंग पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, सो इफ एन एमपी और एमएलए लीव्स देयर पार्टी, और या वोट करता है अगेंस्ट द पार्टी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसे हम व्हिप बोलते हैं, दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द हाउस, उनको हाउस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर या फिर आपके चेयरमैन जो है वो इस केस में डिसीजन लेंगे। सो एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था मैम? 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। कोई भी एमपी या एमएलए अपनी पार्टी को छोड़ता है, ठीक है, लीव्स द पार्टी, और या उस पार्टी के अगेंस्ट वोट जाके, जैसे कि कुछ भी है सब एक साथ वोट करे लेकिन वो अगेंस्ट में वोट करे कुछ भी, सो पार्टीज इंस्ट्रक्शंस,
सो दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द हाउस, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा हाउस से। और ये कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर और चेयरमैन जो है बच्चा वो आपके डिसाइड करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई दो तरीके से पार्टीज हैं, एक आपकी नेशनल पार्टी होती है जो आपके पूरे नेशन के लिए वर्क करती है, और एक स्टेट लेवल पे बहुत सारी पार्टी होती है, रीजनल पार्टीज आपकी होती है। सो नेशनल पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज होती है? किस पार्टी को आप नेशनल पार्टी, ऐसे किसी पार्टी को नेशनल पार्टी तो नहीं बोल दोगे। सो नेशनल पार्टी, देखो आपको कुछ क्राइटेरियाज बताए गए हैं, इनमें से अगर एक भी फिल कर दिया ना आपने तो आप एक नेशनल पार्टी बन जाओगे। सो अ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, अगर इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी फुलफिल कर दी ना तो आप बन गए नेशनल पार्टी। सो पहली कंडीशन क्या है? अ पार्टी गेट्स 6% और मोर वैलिड वोट्स एंड 4 स्टेट्स में, अगर उसको क्या है 4 मोर स्टेट्स में, एंड विन एटलीस्ट 4 लोकसभा की सीट्स। ठीक है, देखो सिंपल टर्म में देखते हैं, एक पार्टी जो है जिसको 6% जो है वैलिड वोट मिलेंगे, कहां पे? 4 स्टेट्स में। कहां पे बच्चा? 4 स्टेट्स में, और एटलीस्ट 4 सीट्स जो है उसके पास किसकी आएंगी? लोकसभा की, तब जाकर जो है वो आपकी नेशनल पार्टी बनेगी। अ पार्टी विन एटलीस्ट 2% ऑफ लोकसभा सीट्स, देखो 2% लोकसभा की सीट्स विद इट्स एमपीज इलेक्टेड एटलीस्ट 3 स्टेट, और 3 स्टेट्स में जब एमपी इलेक्ट होंगे तब भी वो नेशनल पार्टी बन सकती है। अब पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ, अगर हम बात करें स्टेट पार्टी इज एट स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स, तो अगर वो स्टेट पार्टी बनती है लेकिन 4 स्टेट्स में, ये भी जरूरत है, स्टेट पार्टी है लेकिन कितने स्टेट्स में? 4 स्टेट्स में। दोबारा से अगर हम देखें, एक पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए? 6% जो है वैलिड वोट्स चाहिए 4 स्टेट्स में, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स हो सकती है, साथ में एटलीस्ट 4 लोकसभा की सीट्स उसको चाहिए मैम। अ पार्टी तो वो नेशनल पार्टी बन सकती है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? एटलीस्ट 2% सीट्स जो है लोकसभा में चाहिए विद इट्स एमपी इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स में, उनके एमपीज इलेक्ट होने चाहिए। और पार्टी जो है रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट आपके 4 स्टेट्स में बचा। सिमिलरली स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या है? इसमें से इन 5 में से कोई एक क्राइटेरिया आपका मैच हो गया तो आप एक स्टेट पार्टी बन सकते हैं। सो पहला क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, सो गेट 6% और मोर वोट इन स्टेट। जो स्टेट के असेंबली इलेक्शन होंगे, तो अगर हम सिंपल टर्म में देखें, जो स्टेट के आपके असेंबली इलेक्शन होंगे उसमें उसको कितना चाहिए? 6% वोट्स चाहिए और 2 असेंबली सीट्स चाहिए, राइट? 2 सीट्स आ गई तो वो स्टेट पार्टी आपकी बन जाएगी। 6% वोट चाहिए असेंबली इलेक्शंस में और 2 सीट्स चाहिए बेटा, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? स्टेट पार्टी बन जाएगी। या 6% जो है वोट मिले इन लोकसभा इलेक्शन में इन द स्टेट, और एटलीस्ट 1 लोकसभा की सीट भी मिल गई तो भी वो आपकी क्या बन जाएगी? स्टेट पार्टी बन जाएगी। सो दीज आर सम क्राइटेरिया, जिसमें से आप पहले वाला याद रखो कि गेट 6%, जो आपके असेंबली इलेक्शन होंगे मैम उसमें 6% वोट, एंड अगर हम बात करें एटलीस्ट 2 असेंबली सीट्स जो है उनके पास आएंगी, तब जाकर वो आपकी स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज की जाएगी। ओके, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो RUPPS अगर हम बात करें, आर पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर रजिस्टर्ड, उसे वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। सो बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज, ना वो नेशनल पार्टी बन पाई ना वो स्टेट पार्टीज बन पाई। अब ऐसा कैसे होगा? या तो उनमें से कोई, जैसे मान लो कि मैं नेशनल पार्टी बनना चाहती हूँ, तो नेशनल पार्टी के जो क्राइटेरिया थे मैं मैच नहीं कर पाई। आपने देखा ये 3 क्राइटेरिया है, इनमें से आपके पास एक भी है तो आप नेशनल पार्टी बन जाओगे। सेम गोज विद द स्टेट वाला, कि स्टेट में जो है आपके इलेक्शन आपने रजिस्टर करवा रखा है, इनमें से आप एक भी क्राइटेरिया अगर फॉलो हो जाता है तो आपका क्या होगा? आप एक स्टेट पार्टी बन जाओगे। सो दे मे हैव नॉट सिक्योर्ड इनफ वोट्स, ये एक ही हो सकता है, या तो उनको इनफ वोट कभी मिले ही नहीं, और दे मे ऑल्सो पार्टीज दैट हैव नेवर कंटेस्टेड एन इलेक्शन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। मैंने बताया ना कि भाई रजिस्टर होने के बाद उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं बच्चा। सो 2 कंडीशन हो सकती है मैम, या तो उनको जितना हमारा क्राइटेरिया देखा हमने स्टेट पार्टी बनने के लिए, नेशनल पार्टी बनने के लिए बच्चा, वो उन्होंने फुलफिल ही नहीं किया,
राइट। और दूसरा क्या होता है कि अगर हम बात करें, उन्होंने रजिस्टर तो करवा रखा है पर कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं, तब इन पार्टीज को बोला जाता है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से 2 क्राइटेरियाज आपके हो सकते हैं। अब एक बहुत इजी लास्ट टॉपिक, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप सोचो, खुद सोचो, हमारा देश कितनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ है, 96.8 करोड़ वोटर्स। क्या ये इजी टास्क है इतने बड़े मतलब लेवल पे इलेक्शन कराना? तो अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चा। सो कंडक्टिंग इलेक्शन फॉर 96.8 करोड़ वोटर्स अक्रॉस इंडिया एक बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। दूसरा क्या होता है कि आपको भी पता है कि मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस है। इंटिमिडेशन मतलब डराना वोटर्स को, कुछ लोग थ्रेटन कर रहे हैं, फ्राइटन कर रहे हैं वोटर्स को, सो उसको रोक रहा है, वो भी एक चैलेंज है अपने में। सो इलेक्शन कमीशन जो है वो फेस करता है चैलेंजेस सच एज मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, फेक न्यूज हो गया, इंटिमिडेशन मतलब थ्रेट और फ्रेट मतलब डरा के लोगों से वोट लेना, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको पता है हमने देखा था इलेक्शन करवाने के लिए हमारे कुछ लॉज हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1915 एंड 1951 जिन्हें हम इलेक्शन लॉज बोलते हैं, वो ध्यान रखता है कि जितने भी रूल एंड रेगुलेशन हैं वो आपके फॉलो हो, ईवीएम से कोई छेड़छाड़ ना हो। तो वो सारी चीजें कौन ध्यान रखता है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है। वोटर अवेयरनेस कैंपेन जो है वो सही तरीके से हो। सो प्रोग्राम टू एजुकेट वोटर्स को एजुकेट करने के लिए, ना कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है आपकी ना मतलब अगर हम बात करें वो स्प्रेड ना की जाए, राइट। और कांस्टेंट विजिलेंस, आपने देखा था एक ई विजिल करके ऐप भी है कि भाई अगर हमें लगता है एज अ वोटर कि हमारे राइट्स, अगर हम बात करें कोई भी जो है सही तरीके से यहाँ पे कुछ भी इनएप्रोप्रिएट हो रहा है, ठीक है, सो वो उसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन कर सकते हैं। एक फ्लाइंग स्क्वाड आएगी, इलेक्शन कमीशन उसे भेजेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो देखेगा कि यहाँ पे चीजें गलत तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो एक्शन लिया जाएगा। सो कांस्टेंट विजिलेंस मतलब कंटिन्यूस जो है वॉचफुलनेस, मतलब एक्टिव रहना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शंस के टाइम पे। एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन हो, रिस्पॉन्सिबली सभी लोग जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। सो ये सब कौन देखता है? मतलब एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, है ना, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। सो बच्चा, योर वोट मैटर्स। जब आप बड़े हो जाओगे, उस क्राइटेरिया में आओगे, तो वोट जरूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप लोग जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो आपको जो है बेटा डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पर अगर आप देखते हो 9, 10, 11, 12 का सब्सक्रिप्शन तो मिल रहा है, डाउनलोड सेशन पीडीएफ, तो सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा इस पेज पर। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आप जाके सेशन का पीडीएफ जो है वो निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.